फ्रेंड्स, पिछला वीडियो बीच में ही इंटरप्ट हो गया था, तो इसी चीज़ को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है और उसका इंटीग्रेशन भी आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका ऑर्गेनाइजेशन सफल होता है। ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट हम लोगों ने देखा था कि आपका दो प्रकार का इन्वायरमेंट काम करता है, दो प्रकार के कस्टमर्स आपके होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। दोनों पे आपको ध्यान देना होता है। और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट क्या है, आपके वर्कर्स कौन है, मैनेजर कौन है। भाई वर्कर भी डिपेंड करता है ना, जैसे कि आप जिस इन्वायरमेंट लिया कि बिहार में आप लोगों ने कंपनी लगाया, तो आपके वर्कर के यहाँ पे कैसा माहौल है, क्या उसकी मेंटलिटी है। कुछ लोग होते हैं पैसे पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको दो झापड़ मार भी दोगे तब भी सैलरी अच्छा दे रहे हो तो वो काम करता रहेगा। पर कुछ लोग कहीं के वर्कर ऐसे होते हैं जो भैया पैसा आप 2 रुपया कम दे दो पर उसको इज्जत देना पड़ेगा। अगर आपने उससे बदतमीजी से बात कर लिया तो वो आपको पैसा अच्छा भी दे रहे हो तब भी वो भाग जाएगा। तो आपको ये भी वर्कर्स को देखना पड़ता है। तो इन सब को देख के भी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेट करना पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग को देखना है स्टेप। भले ये वाला मैं हम लोगों ने नहीं देखा था शायद। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका कौन कौन आता है, जैसे सप्लायर्स आता है। सप्लायर जो रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहा है, वो सप्लायर्स आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं आपके। ठीक है, एंड एनर्जी कस्टमर्स, ये सारे के सारे आपके जो आते हैं वो किस में आते हैं, ये सब के सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है। आपके जो कंपटीटर्स हैं वो भी आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्टेप इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन आप करने जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, हर चीज़ मैं देखो एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि भैया आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, या फिर और भी ऐसे कोर्सेज आप लोग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग में भी आप लोग कई मैनेजमेंट के कोर्स करते हो, तो उसमें जो पढ़ना होता है, तो मैं आपको बुकिश चीज़ें नहीं बता रहा, सारे प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। मैं सीधे नहीं आ जा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा होता है बना के मैंने दिखा दिया, नहीं। ठीक है, जो आपको पढ़ा के एग्जाम क्लियर करने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। कैसे कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करेंगे, एकदम बेसिक से मैं आप लोगों को सिखाने समझा रहा हूँ। तो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करने में, तो सबसे पहला है अंडरस्टैंड एंड फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ टू बी कैरिड आउट। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर नहीं, ऑब्जेक्टिव को आपको समझना पड़ेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस ऑब्जेक्टिव को पाना चाहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, सर्विसेज को बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाना चाहते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है, आप 10-20 साल बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं। ये सब चीज़ें डिसाइड करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसका गोल, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें, और नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, जैसे ऐप आजकल डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आप, ये आपको समझना पड़ेगा। उसी के अनुसार हम डिजाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो जो आपको बिजनेस आपको करना है उसके नेचर को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका डिटरमाइन द फंक्शन नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझ लिया, उसको फॉर्मुलेट कर लिया, उसके बाद है कि भैया हमको नेसेसरी फंक्शंस क्या है, उसको, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमें क्या क्या करना है, उन सब चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसको लिस्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम लिखित आपको लिखा पढ़ी करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो, जब तक आप बढ़िया से उसको कागज पे नहीं बनाओगे तो भैया रियल लाइफ में कैसे बनाओगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड फंक्शंस डैट इज। अगर इसके बाद जो आपने फंक्शंस फाइंड आउट कर लिया कि ऑब्जेक्टिव आपका ये है, आप कुछ बनाना चाहते हो, ठीक है, उसके बाद है कि उसको में फंक्शन क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है कि भैया आप ये करना चाहते हो, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है, पर उसमें क्या क्या करना पड़ेगा आपको, उस फंक्शन को आपने लिस्ट आउट कर लिया। उसके बाद क्या है रिलेटेड फंक्शन, जैसे आपने फंक्शन किया इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल कैन बी ग्रुप टुगेदर। तो जो कंट्रोल पार्ट है आपको क्या करना है कि आपने ढेर सारे फंक्शन बनाए कि ये काम हमारे कंपनी में होगा, तो आप क्या करो कि उसको ग्रुप कर लो।
ठीक है। जैसे भी जितने भी कंट्रोल हैं, जितने भी क्वालिटी कंट्रोल है, सबको आप एक ग्रुप में डाल दो कि यहीं पे आपका इन्वेंट्री कंट्रोल हो जाएगा, यहीं पे प्रोडक्शन कंट्रोल हो जाएगा, यहीं पे क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किसको कहाँ पे ग्रुप करना चाहते हो। ठीक है, तो आप फंक्शंस को आप कुछ ग्रुप में बना लीजिए। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। नेक्स्ट है आपका एग्जामिन ऑल द फंक्शंस एंड आउटलाइंस द वेरियस पोजीशन टू बी फिल्ड। फिर आपको देखना भी है कि जो आपने आउटलाइनिंग, जो आप लोगों ने बनाया है, जो सारे वेरियस फंक्शंस आपने किया उसको एग्जामिन भी करना है। ठीक है, और आउटलाइन करना है वेरियस पोजीशन टू बी फिल्ड, जो भी करना है वो सभी को आपको आउटलाइनिंग भी करते जाना है। नेक्स्ट है आपका प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पोजीशन। जो भी आपने पोजीशन बनाया है, जो स्टेजेस बनाया है, मतलब जो पावर लेवल आप बना रहे हो, उसमें आपको सारे उसका जॉब डिस्क्रिप्शन बताना है कि आपका जो है आपने टाइटल सेट किया, पोजीशन बनाया कि ये आपका डायरेक्टर है या ये आपका प्रिंसिपल है, तो उसका आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बताना है कि आपका काम क्या है, ड्यूटीज बताना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना है, और सारे पोजीशन जो भी आपने बनाए हैं उस सबका आपको इन सब चीज़ों को डिटेल से उसको बताना है या लिख के देना है। ठीक है, क्या आपका क्या काम है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल अप ऑल द पोजीशंस बाय रिक्रूटिंग सुटेबल पर्सन। आपने पोजीशन जो बनाया उसमें सही पर्सन को रिक्रूट करके डालना है। ठीक है, वही अगर ढंग से आपने रिक्रूटमेंट नहीं किया तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो फिल अप ऑल द पोजीशंस बाय रिक्रूटिंग सुटेबल पर्सन्स आइदर फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम विद इन बाय द अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग पर्सनल। तो आप वहाँ पे फिलअप करना है, सारे पोजीशन पे सही पर्सन को डालना है, और वो पर्सन हो सकता है कि आप बाहर से रिक्रूट कर लीजिए, या फिर आपके ही कंपनी में अगर कोई है बढ़िया तो उस पोस्ट को फुलफिल करने वाला, तो आप उसको अपग्रेड करके प्रमोशन देके आप उस जॉब पे रख सकते हो, उस पोजीशन पे उसको रख सकते हो। आफ्टर गिविंग देम एक्सटेंसिव अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। ठीक है, तो उसमें क्या करना, अगर आपको कोई मान लेते हैं किसी पोस्ट पे, आप ही की कंपनी में किसी पोस्ट पे वो है, लेकिन आप उसको दूसरे पोस्ट पे ले जाना चाहते हैं, तो आपको उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आप कहोगे सर हम तो खुद नहीं पता है तो कैसे हम ट्रेनिंग देंगे, दूसरी कंपनियों में भेजिए, अपने पैसा खर्च करके आप उसको ट्रेनिंग के लिए भेजिए। कोई और कंपनी में काम कर रहा है तो वहाँ पे आप टाई अप कीजिए कि भैया हमको हमारा ये एम्प्लॉय है, इसको आप कुछ दिन अपने यहाँ काम करने दीजिए, आपको सैलरी नहीं देना, ये काम भी करेगा, सैलरी हम देंगे। ठीक है, तो कोई भी कंपनी रख लेगी कि ठीक है फ्री का काम करने वाला मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप उसको ट्रेनिंग का, और ट्रेनिंग बहुत सारे कोचिंग वगैरह देती है, बहुत सारे ट्रेनिंग का अपना एक जो कंपनी चलता है, इंस्टीट्यूट चलता है, ठीक है, वो सब भी ट्रेनिंग देती है, तो वहाँ आप भेज सकते हैं उसको, ट्रेनिंग करके आएगा, फिर आपके कंपनी में वो काम करेगा। तो ये सब करती है बड़ी बड़ी कंपनियाँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ना है, आगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल जो हम लोगों ने देखा था उसको हम लोग बिल्कुल तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए लाएंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग उसमें बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप 60% से ज़्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कोई वीडियो आप लोग देखते हैं, कोई वीडियो नहीं देखते हैं, किसी पर अच्छे व्यूज आ जाते हैं, किसी पर कम व्यूज आ जाते हैं, तो भैया इससे ऐसे कोर्स लेने से क्या फ़ायदा है। तो आपको हर वीडियो, इसलिए मैं जानबूझ के एक ही दिन में ज़्यादा बल्क में वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, डेली एक एक वीडियो अपलोड करता हूँ। इतना आप मुझे लगता है कि 10-20 मिनट आप डेली समय निकाल सकते हो, और वीडियो का स्पीड अगर बढ़ा के आप देखते हो तो और कम समय में ही आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ये कितना फ़ायदा करेगा अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो आप लोग एक्चुअली क्या होता है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको लगता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, हम तो कर ही रहे, हमको तो पहले से पता है, लेकिन उनको वही पता नहीं होता है। पढ़ लिख के करने के बाद आपका अलग मतलब होता है, और नहीं ऐसे ही आप कुछ कर रहे हो तो अलग मतलब होता है। दूसरा, जो बच्चे अभी बिजनेस में नहीं गए हैं वो सोचते हैं कि अभी वह जाएंगे, अभी उसने प्लान ही नहीं किया है। तो देखो, पहले इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा कि भैया हमको ये करना है, हमको ये बिजनेस करना है, या फिर जो भी बिजनेस आप करते हैं हर किसी को पता होना चाहिए बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, वरना आप ठगाते जाते हो, बिजनेस वाले लोग आपको ठगते रहते हैं, या फिर कभी आप स्टार्ट करते हो आपको पता नहीं रहता कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। हम बस हमारे देश में है कि भैया नौकर बनना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है, और फिर कहता है सरकार नौकरी दे रही है, रेलवे बेच रही है, ये कर रहा है। उसको पता भी नहीं है कि रेलवे का बेचने का मतलब क्या होता है, रेलवे सरकार खुद ही नहीं बेचेगी। ठीक है, फिर भी लोगों को ये सब बिल्कुल अता पता ही नहीं है, बस वो हल्ला गुल्ला करना जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जहाँ भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पे भी आप हैं, जो भी एजुकेशनल ग्रुप में उसमें शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था।